नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है और इस बार जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि तमाम जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं, चाहे आप बात करें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की, चाहे आप बात करें केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो नोबेल पुरस्कार किस विषय को लेकर के है, जो तमाम शोधकर्ता हैं, जो पुरस्कार प्राप्त करता हैं, उन्होंने प्रोटीन की पहेली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कैसे सॉल्व किया है। तो इस पूरे टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में अगर आप बात करें, सबसे पहले यहां पर हम खबर पर डिस्कस करने वाले हैं। खबर के बाद ये जो पूरा टॉपिक है, क्योंकि इस बार का जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है केमिस्ट्री के लिए, वो प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, जैसे प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है और समझना मुश्किल क्यों होता है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि यहीं से ये वाला जो टॉपिक है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझना मुश्किल क्यों है, यहीं से हमारी ये रिसर्च भी निकल करके आती है। तो उस रिसर्च पर भी बात करना है और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। ये सवाल जो है आपका इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, जहां पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी नोट के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नींव है वो और ज्यादा मजबूत हो सके, अगर आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत जो है संस्थान की ओर से की जा रही है। अगर आप दिल्ली या फिर इसके आसपास किसी इलाके में रहते हैं तो आप करोल बाग का जो हिंदी माध्यम का हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की शुरुआत जो है वो 13 नवंबर से हो रही है। ये कोर्स आपके लिए, इसमें जो क्लास होगी वो रोज जो है 3 बजे चलाई जाएगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आपको करोल बाग सेंटर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के आसपास कहीं पर रहते हैं, तो वहां पर जो हमारा हिंदी माध्यम का बैच है वो आपका जल्द ही 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जानकारी चाहते हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर नोट कर लीजिए, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। तो इस नंबर पर जो है आपको संपर्क करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं खबर के बारे में। तो खबर अगर आप देखें तो इस बार का रसायन विज्ञान का जो आपका नोबेल पुरस्कार है, यानी कि केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है, वो पुरस्कार बेसिकली आप कह सकते हैं कि 3 लोगों को दिया गया है। इसमें से सबसे पहले व्यक्ति है डेविड बेकर, एक व्यक्ति है डेमिस हस्बिस और एक है जॉन जंपर। इसमें से भी अगर आप देखें तो डेविड बेकर जो है, इनको आपका 50% पुरस्कार दिया गया है, और ये जो 2 लोग हैं जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस, इनको बेसिकली आपका शेष जो 50% हिस्सा बचता है वो इनके बीच में शेयर किया गया है। तो यहां पर एक इनकी रिसर्च है और एक इन दोनों की कॉमन रिसर्च है। तो इन 3 लोगों को इस बार जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोटीन को लेकर के दिया गया है, प्रोटीन के सेगमेंट में रिसर्च को लेकर के दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि इससे पहले जो भी, इससे ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रोटीन को लेकर के कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले भी केमिस्ट्री में ही प्रोटीन को लेकर के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। लेकिन इस बार पुरस्कार की खास बात यह है कि इस बार प्रोटीन के सेगमेंट में कुछ नया ऐड नहीं किया गया, कोई नई रिसर्च नहीं आई है या कुछ नई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि पहले की जानकारी को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो उसी के लिए यहां पर आप कह सकते हैं कि जो कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जो कंप्यूटेशनल टूल्स का विकास हुआ है, उसके लिए इस बार जो है आपका केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहां पर यह पुरस्कार भी कहीं ना कहीं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है। इसके अलावा अगर आप पुरस्कार की बात करें तो हस्बिस और जंपर जो है, इनको प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगाने के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, जिस टूल का नाम है अल्फाफोल्ड। इस टूल के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि डेविड बेकर जो है, इन्होंने सिंथेटिक प्रोटीन डिजाइन किया। आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल प्रोटीन डिजाइन किया है, जो प्रोटीन आपको नेचुरल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर जो खोज है, जो रिसर्च है, उसके बारे में बात की। अब
इस पूरी रिसर्च को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कि यहां पर पुरस्कार दिया क्यों गया है, हमें थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो प्रोटीन के बारे में अगर आप बात करें, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको कोशिकाओं के भीतर देखने को मिलते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं वहां पर आपको प्रोटीन देखने को मिलता है, और यही प्रोटीन हमारी कोशिका को बताता है कि उस कोशिका को काम क्या करना है। तो बेसिकली हमारा शरीर जो काम करता है वो काम डिसाइड होता है हमारी प्रोटीन के माध्यम से। तो प्रोटीन डिसाइड करता है हमारा शरीर काम कैसे करेगा। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, वो भी एक प्रोटीन है, वो डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होगा। इंसुलिन है, वो भी एक प्रोटीन है। एंजाइम है, वो भी एक प्रोटीन है। तो ये तमाम प्रोटीन जो हैं ये हमारे शरीर के हर एक काम को रेगुलेट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने प्रोटीन की बात की। अब प्रोटीन बनता कैसे है? तो प्रोटीन बनता है आपका अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से, अमीनो एसिड के सीक्वेंस से, यानी कि अमीनो एसिड्स को मिला करके आपका प्रोटीन बनाया जाता है। अब अमीनो एसिड क्या होता है? तो अमीनो एसिड भी आपका एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है जिसमें आपको बहुत सारे तत्व मिलते हैं। जैसे आपको कार्बन मिल जाता है, ये आपका एक कार्बनिक आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल है, जिसमें आपको कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कभी कभी इसमें आपको जो है सल्फर भी देखने को मिल जाता है। तो संक्षेप में अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और अमीनो एसिड के माध्यम से अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं को मिला करके अंततः आप प्रोटीन को तैयार करते हैं। अगर अमीनो एसिड की संख्या की बात करें तो टोटल 20 प्रकार के आपको अमीनो एसिड मिलते हैं, जिनके कॉम्बिनेशंस को मिला करके आप प्रोटीन को तैयार करते हैं। अब संरचना की अगर आप बात करें, यहां पर हमने देखा कि बनता कैसे है, तो अमीनो एसिड को मिला करके बनता है। संरचना की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अमीनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को मिला करके प्रोटीन के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं, उनको तैयार किया जाता है। जैसे जो आपके अमीनो एसिड है वो तो सेम है, लेकिन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर आप एक वर्ड ले सकते हैं, एक वर्ड है आपका कैट और एक वर्ड है आपका TAC टैस। तो ये जो दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड्स में आपको सेम ही आप कह सकते हैं कि यहां पर CAT और TCA का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों की संरचना जो है अलग अलग है, और इससे इनके मतलब भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहां पर आपको यह भी देखने को मिलता है कि जो आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की अलग अलग सीक्वेंसेस को मिला करके बनाया जाता है, और ये आपका जब इनको मिला करके एक बहुत ज्यादा यूनिक 3D स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके माध्यम से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन की संरचना को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी अगर आप बात करें तो ये चीज हमको पहले से पता थी। यानी कि जब जो आपके दो लोग हैं, ये 3 लोग जब रिसर्च कर रहे थे, तो इन 3 लोगों को पहले से ये बात पता थी कि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बेसिकली प्रोटीन का काम डिसाइड करती है। यानी कि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है वो डिसाइड करेगा, वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि वो प्रोटीन क्या काम करने वाला है। इसका सीधा सा और सरल सा मतलब यह है कि जो आपका जो एंजाइम है वो भी एक प्रोटीन है, और आपका जो इंसुलिन है वो भी एक प्रोटीन है, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक प्रोटीन है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोटीन क्या काम करने वाला है। ये हमको पहले से पता था, और हमको ये भी पहले से पता था कि बेसिकली अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, वो आपके प्रोटीन में अमीनो एसिड वो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो डिसाइड करता है आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि आपका प्रोटीन काम क्या करेगा। प्रोटीन काम क्या करेगा वो डिसाइड करता है हमारे सेल्स क्या काम करेंगे, और हमारे सेल्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये खोज यहां पर की गई थी आपका 19 आप कह सकते हैं, ये जो खोज थी ये खोज बेसिकली यहां पर की गई थी 1972 में। एक बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने इस खोज को की थी, और इसी खोज के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी, केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हमको ये 2 चीजें यहां पर पता है। क्या क्या चीजें हमने देख लिया कि आपका अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपका जो प्रोटीन का काम है वो डिसाइड करता है, प्रोटीन का काम आपका सेल का फंक्शन डिसाइड करता है, और हमारा सेल जो है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ अजम्पशन हमारे पास पहले से मौजूद थी। तो निष्कर्ष के तौर पर यहां पर आप कह सकते हैं कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है
वो प्रोटीन की संरचना डिसाइड करता है और प्रोटीन की संरचना आगे चल करके प्रोटीन का काम डिसाइड करती है। लेकिन प्रोटीन की संरचना को समझना यहां पर इतना आसान नहीं होता है। प्रोटीन की संरचना को समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर इसको आप एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि यहां पर इंग्लिश में आपको टोटल 26 लेटर्स देखने को मिलते हैं। तो ABCD क्या है, ये आपके लेटर्स हो जाते हैं। तो अब ये जो 26 लेटर्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि आपका कैट हो गया, डॉग हो गया, बॉल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। आप अपना नाम भी इसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो इन अलग अलग ये जो आपके लेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे जो आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन का जरूरी नहीं कि कोई मतलब हो। जैसे यहां पर आपका कैट है, कैट का एक मतलब होता है, लेकिन यहां पर अगर आप ATC लिख दें, ATC का कोई मतलब नहीं होता। यहां पर डॉग है, यहां पर अगर आप ODG लिख दें, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर बॉल है, अगर आप इसको ABLL लिख दें, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन का कुछ मतलब हो। इसके अलावा आप इन कॉम्बिनेशंस को मिला करके आगे जो है अपनी लाइन लिख सकते हैं, फिर लाइन को मिला करके आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो आपके जो लेटर्स हैं उनको मिला करके कॉम्बिनेशन तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन से कुछ मतलब निकलेगा ये जरूरी नहीं होता है। यही सिचुएशन होती है आपका अमीनो एसिड के साथ, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटीन के साथ। प्रोटीन जो होता है वो आपका अमीनो एसिड के सीक्वेंस को मिला करके बनता है। अमीनो एसिड का एक जो संभावित सीक्वेंस है उसके माध्यम से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन हर एक प्रोटीन की हर एक जो संयोजन है, हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो वैलिड हो, ये जो है सही नहीं होता है। हो सकता है कोई जो कॉम्बिनेशन हो वो वैलिड ना हो, उसका कोई मतलब ना हो। जैसे कि हमने देखा बॉल के एग्जांपल में, अगर आप बॉल लिखते हैं तो बॉल का जो है आपको एक मतलब निकल जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ और लिखते हैं तो उसका मतलब आपको नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकल करके आएगा। उसी तरह से प्रोटीन के साथ भी होता है। तो अब ऐसे में जैसे भाषा को लेकर के हमारे पास ग्रामर मौजूद होता है, भाषा को लेकर के एक व्याकरण होता है, उसी तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, या फिर आप कह सकते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस को समझने के लिए भी हमारे पास एक ग्रामर मौजूद होता है, एक व्याकरण मौजूद होता है। लेकिन अमीनो एसिड के इस व्याकरण को समझना इतना आसान नहीं होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से लगेगा तो कौन से प्रोटीन का निर्माण होगा, यह समझना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझना मुश्किल। अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखें तो कई रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता लगाना था। इस एक सिंगल काम के लिए उनको 6 से 1 साल का समय लगा था। तो आप सोच करके देखिए कि केवल एक सिंगल काम के लिए रिसर्चर्स को 6 से 1 साल से आप कह सकते हैं 1 साल का समय लगता है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये जो अभी रिसर्च की गई है, खासतौर पर जब आप बात करते हैं फोल्ड, जो जिस सॉफ्टवेयर के लिए यहां पर जो है पुरस्कार दिया गया है, उस सॉफ्टवेयर ने बेसिकली इस काम को बहुत आसान बना दिया है, क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन रिसर्चर्स ने इस व्याकरण को समझा है, इस ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से जो है समझा है, और इसीलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब यहां पर एक बार इनकी रिसर्च भी देख लेते हैं कि रिसर्च क्या है। इनकी रिसर्च को अगर आप समझें, सबसे पहले बात करते हैं हस्बिस और जंपर की रिसर्च के बारे में। तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड सॉफ्टवेयर जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस से प्रोटीन की संरचना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप उसको ये देते हैं, अगर आप उसको बहुत सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस देते हैं, तो वो बता सकता है कि इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस से कौन से प्रोटीन का निर्माण होने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, पहले आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था, पहले आपको मैनुअली इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी और उसमें बहुत समय लगता था। लेकिन अब इस टूल के माध्यम से, अल्फाफोल्ड जो AI है, इसके माध्यम से इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरे रिसर्चर्स हैं बेकर। बेकर की रिसर्च आप इससे भी एक बड़े लेवल पे मान सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमीनो एसिड के सीक्वेंस के माध्यम से प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसको प्रिडिक्ट किया है। लेकिन बेकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक सिंथेटिक प्रोटीन का डिजाइन ही तैयार कर दिया, और यह डिजाइन आपको नेचुरली देखने को नहीं मिलता है। इसके फायदे अगर आप देखें, इसका फायदा बेसिकली ये होने वाला है कि यहां पर आप अपने प्रोटीन को ऐसे गुण प्रदान कर सकते हैं, ऐसे फीचर्स दे सकते हैं जो फीचर्स आपको नेचुरली देखने को नहीं मिलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, इसके सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आपका अभी तक ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं मिलता है जो प्रोटीन आपके प्लास्टिक को बायोलॉजिकली डिग्रेड कर सके। तो बायोलॉजिकली डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई भी प्रोटीन मौजूद नहीं है प्लास्टिक को। हम एक ऐसा सिंथेटिक प्रोटीन बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी बेकर द्वारा डेवलप की गई है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा हम प्रोटीन बना सकते हैं, सिंथेटिक प्रोटीन बना सकते हैं जो प्रोटीन प्लास्टिक को भी डिग्रेड कर दे, बायोलॉजिकली डिग्रेड कर दे। तो कितना मददगार साबित हो सकती है ये जो पूरी रिसर्च है, इसीलिए इस पूरी रिसर्च को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए, ये हमारा टॉपिक यहां पर समाप्त होता है और उम्मीद है कि यहां पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन की संरचना इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, ऑप्शन बी अमीनो एसिड्स की श्रृंखला, ऑप्शन सी लिपिड्स की स्थिति और ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड की संरचना। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।